हमने एक टॉपिक किया था डायनामिक ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस। उस टॉपिक को डिस्कस करने के बाद हमने वहां पर भी डिस्कस किया था सेंट्रीपिटल फोर्स। फिर हमने कुछ एग्जांपल की तरफ आए थे। वो एग्जांपल हमारे थे कैनोनिकल पेंडुलम के साथ रोटर, और उसके बाद हमने डिस्कस किया था बैंक कर्व। आज हमारा जो टॉपिक है बैंक कर्व। एक हमने एग्जांपल दी थी रोटर्स। तो रोटर में ये कहा था कि एक सिलेंड्रिकल रूम है, वहां पर कोई पर्सन एंटर हो जाता है तो उस रूम के साथ दीवार के साथ जाकर वो खड़ा हो जाता है। फिर उस रूम को अलाउ किया जाता है कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ अगर मूव करे, आहिस्ता आहिस्ता उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज किया जाता है। फिर जब हम वेलोसिटी को इंक्रीज करते थे तो एक सर्टेन वेलोसिटी पर पहुंचकर तो वो रूम का जो फ्लोर था उसको डिटेच किया जाता था, उसको नीचे से हटा दिया जाता था। जो पर्सन ऐसे दीवार के साथ स्टिक खड़ा था तो फिर ऐसे ही वो उसके लिए एक लफ्ज दिखाया था, वो था पिन्ड आउट। कि जैसे हम बोर्ड के ऊपर, नोटिस बोर्ड के ऊपर कोई नोटिस लगाते हैं, वहां पर पिन लगाते हैं, तो इसी तरीके से वो पर्सन वहां पर पिन्ड अप रहेगा, वो डाउनवर्ड्स। उसकी रीजन क्या है कि जब वो खड़ा था तो उस दो फोर्सेस वेट डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा था और स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स अपवर्ड एक्ट कर रही थी, तो इस वजह से वो डाउनवर्ड मूव नहीं करता। तो इसी तरीके से आज का हमारा टॉपिक है बैंक कर्व। तो बैंक कर्व को देखते हैं कि बैंक कर्व क्या है। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक रोड है और वो बिल्कुल स्ट्रेट है। इस रोड के ऊपर यहां से अगर कोई गाड़ी मूव कर रही है विद सर्टेन वेलोसिटी, v वेलोसिटी के साथ अगर कोई गाड़ी मूव कर रही है, तो यहां पर हम ये चीज देखते हैं कि रोड की सरफेस और गाड़ी के टायर के दरमियान एक फ्रिक्शंस पाई जाएगी। इसको हम काइनेटिक फ्रिक्शंस का नाम देंगे। यहां पर जब ये मूव कर रही है तो फ्रिक्शंस काइनेटिक और स्टैटिक तरफ नहीं जाते, जस्ट हम ये कहेंगे कि फ्रिक्शंस पाई जाती है। तो इसी तरीके से अगर ये वाला जो हमारा हम जितनी स्पीड के साथ गाड़ी को मूव कराना चाहें तो यहां पर गाड़ी को मूव करा सकते हैं, लेकिन अगर यही हमारा जो स्ट्रेट रोड था ये कुछ इस तरीके से बन जाए कि ये यहां से सर्कुलर हो जाए, कि वहां पर किसी जगह पर कोई टर्न आ जाए, तो फिर अक्सर आप लोगों ने ये देखा होगा कि यहां पर तो जब स्ट्रेट केस था तो वहां पर हम यूनिफॉर्म या गाड़ी की वेलोसिटी को इंक्रीज और डिक्रीज करते थे, क्यों? फ्रिक्शंस पाई जाती थी। लेकिन इस केस में जब गाड़ी यहां से ऐसे टर्न ले रही है, ऐसे मूव कर रही है उसी वेलोसिटी के साथ, तो फिर मोड़ पर जाकर अक्सर हमें जो ब्रेक लगती है उसकी वेलोसिटी होती है तो उसकी वेलोसिटी को रिड्यूस करना पड़ता है। वेलोसिटी रिड्यूस किस वजह से करते हैं? इसकी एक रीजन है। वेलोसिटी हम इस वजह से रिड्यूस करते हैं कि इससे पहले हम एक एग्जांपल देते हैं। कि हम एग्जांपल ये लेते हैं कि हमारे हाथ में एक रस्सी के साथ हमने पत्थर बांधा हुआ है। रस्सी को हम इस तरीके से घुमाते हैं। लेट्स सपोज पत्थर यहां पर पहुंच जाता है, तो इस पॉइंट पर घुमा रहे थे तो ये हमने इंस्टेंटेनियस पॉइंट ले लिया है। यहां पर रस्सी जो है वो ब्रेक हो जाती है। जब ब्रेक हो जाती है तो ये पत्थर जो बिल्कुल सीधा आगे मूव करेगा। ये वाली जो इसकी वेलोसिटी होगी तो ये टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी। कि ये कहा है मैंने कि अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ है तो इस पॉइंट पर ऐसे मूव कर रहा है, ये इसका रेडियस r होगा, तो इसकी वेलोसिटी ये वाली जो होगी तो ये टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी। अब यहां पर देखने सपोज दैट इसको ऐसे ही हम लेते हैं कर्व, यहां से गाड़ी मूव कर रही है, इसके ऊपर दो चीजें होंगी। एक तो हर वक्त ये कोशिश करेगा कि यहां से ये बाहर की तरफ निकले, तो यहां पर इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करेगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को यहां पर फ्रिक्शन फोर्स, क्या यहां पर फ्रिक्शन फोर्स पाई जाती थी और यहां पर फ्रिक्शन फोर्स क्या नहीं पाई जाती थी, जिसकी वजह से गाड़ी बाहर जा रही है। तो यहां पर हम ऐसे कहेंगे कि यहां पर एक फ्रिक्शन फोर्स पाई जाती है, लेकिन यहां पर एक एक्स्ट्रा फोर्स आ जाती है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा हो जाए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाए, तो यहां से ये गाड़ी जो है बाहर की तरफ, ये टर्न से ऐसे जाने की बजाय ये बाहर की तरफ निकल सकती है। तो इसको ओवरकम करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए कि गाड़ी स्लिप ना करे,
इसको खत्म करने के लिए हम रोड जो है तो एक साइड से उससे बेंड कर बना लेते हैं। बेंड मींस कि रोड हमारे पास स्ट्रेट था, जहां पर टर्न है तो टर्न की एक साइड को हम ऐसे कि यहां पर कुछ एंगल बन जाता है, तो ये वाला जो एंगल बनेगा तो इसको हम एंगल ऑफ बेंडिंग का नाम देते हैं। तो अब यहां पर हम डिफाइन करेंगे कि बेंड कर्व क्या होता है। बेंड कर्व के लिए बोलेंगे कि a road that make a certain angle with horizontal is called bent road। क्या इसको हम कैसे कहेंगे कि हमारे पास एक ऐसा ये हॉरिजॉन्टल है तो रोड की एक साइड जो है तो ऐसे टेढ़ी कर दी जाए कि इस तरीके से था, हमारे पास रोड ऐसे था, बिल्कुल ऐसे था, तो अब इसकी एक साइड को ऐसे ऐसे इसकी पहले ऐसे था तो एक साइड को ऐसे यहां से हाइट थोड़ी सी दे दी जाए, तो यहां पर जो एंगल बनेगा तो ये एंगल किस तरीके से होगा कि ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोड की एक साइड को ऐसे, तो अब गाड़ी जो मूव करेगी तो इस तरीके से मूव करेगी, तो ये वाला जो होगा तो इसे हम नाम देंगे कि ये बेंड कर्व है। तो इस तरीके से हम लेते हैं कि रोड जो है हमने उसको एक साइड से हाइट दे दी है और यहां पर ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा है थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाला जो थीटा होगा तो इस थीटा को एंगल ऑफ बेंडिंग कहा जाता है। अब इसके लिए हम ये कहते हैं कि जो गाड़ी है तो पहला हमारा जो केस था स्ट्रेट, लेकिन अब हमारा केस डिफरेंट हो गया, तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पर इसके ऊपर ये गाड़ी जो है ये मूव कर रही है। सपोज दैट ये हमारे पास गाड़ी है और ये मूव कर रही है। अब इसके ऊपर हर वक्त दो फोर्सेस एक्ट करेंगी, कौन सी? आप लोगों को पता है कि गाड़ी का जो वेट होगा W is equal to mg, ये डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा और इसके ऊपर एक दूसरी फोर्स एक्ट करेगी, वो वाली फोर्स नॉर्मल फोर्स कहलाएगी। तो इस तरीके से नॉर्मल फोर्स जो होगी ये नॉर्मल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगी, इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर वेट डाउनवर्ड्स और नॉर्मल फोर्स है, तो इस तरीके से हमारे पास आ रही है। अब नॉर्मल फोर्स इसको हम कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं। नॉर्मल फोर्स है जैसे F, हमारे पास अगर कोई वेक्टर हो कि x y प्लेन है, यहाँ पर कोई वेक्टर है f, इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व किया तो ये वाला fx होगा और ये वाला कंपोनेंट fy कंपोनेंट आ जाएगा। तो अब ये जो फोर्स हमारे पास आएंगे तो इस फोर्स को हम कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं, तो दो कंपोनेंट आएंगे, एक n sin थीटा होगा और दूसरा n cos थीटा। तो इस तरीके से एक ये वाला कंपोनेंट आएगा n sin थीटा और ये n cos थीटा। वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आ रहा है वो n cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट n sin थीटा आ रहा है। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज देख लें कि n cos थीटा की डायरेक्शन ये आ रही है और n सॉरी वेट जो है इसका डाउनवर्ड है, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम है और दोनों एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? बैलेंस कर देंगे। n cos थीटा mg को बैलेंस कर देगा, तो फिर हमारे पास एक कंपोनेंट आएगा और वो कंपोनेंट कौन सा होगा? n sin थीटा कंपोनेंट यहाँ पर होगा। अब दूसरी बात कि यहाँ पर एक और फोर्स एक्ट करेगी, वो वाली फोर्स कौन सी होगी? वो सेंट्रीपिटल फोर्स। किस वजह से? क्योंकि यहाँ पर देखिए ये सर्कुलर पाथ दिया हुआ है हमने, ये सर्कुलर पाथ है, तो अब यहाँ पर ये n sin थीटा, तो दूसरी फोर्स होगी वो n hc सेंट्रीपिटल फोर्स लेंगे। तो लेट्स सपोज ये सर्कुलर पाथ है तो उसका रेडियस हमारे पास r रेडियस बन रहा है। अब इसी को हम रिजॉल्व करते हैं, कंपोनेंट में जो रिजॉल्व किया हुआ है, तो इसके लिए हम मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे कि दो, हम ये लिखते हैं समेशन fy, अगर हम लिखें समेशन fy, ये क्या आएगा? ये हमारे पास समेशन fy इज इक्वल टू 0 होगा। किस वजह से? ये हमारे पास fy में कौन सा आएगा? एक ये हमारे पास बन जाएगा n sin थीटा या fx के लिए लिख लेते हैं समेशन f x
जब अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल फोर्सेस 0 है तो कंपोनेंट में जब हम लिखेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा n sin थीटा, ऐसे है ये n sin थीटा और उस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है तो वो Fc इज इक्वल टू 0। तो अब देखें n sin थीटा इज इक्वल टू Fc। Fc क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो as we know that Fc is equal to mv square r। n क्या होगा? मास ऑफ ऑब्जेक्ट या व्हीकल जो मूव कर रही है, v इट्स वेलोसिटी जिस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, और r ये कहा था कि ये जो कर्व पाथ है, ये कर्व पाथ तो रेडियस हमारे पास उस कर्व पाथ का रेडियस आएगा। अगर सर्कुलर पाथ लिए हुए तो उसका रेडियस होगा। अब ये वाली वैल्यू हम यहां पर पुट करेंगे तो n sin थीटा is equal to mv square divided by r। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशंस 1 का। हमने समेशंस fx को लिख लिया है, इसी तरीके से हम समेशंस fy लिखेंगे। तो समेशंस fy जब हम लिखेंगे तो फॉर वर्टिकल कंपोनेंट समेशंस fy is equal to 0, इसकी हम बात कर रहे हैं। समेशंस fy is equal to 0। तो दो चीजें हमारे पास आ रही हैं, कौन सी? वर्टिकल में देखें तो n cos थीटा और दूसरी कौन सी है? mg। तो n cos थीटा minus mg is equal to 0 and n cos थीटा is equal to mg। इसको हम नाम देते हैं कि ये इक्वेशंस 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं। इक्वेशंस 1 डिवाइडेड बाय 2 तो क्या बन जाएगी? इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, n sin थीटा ओवर n cos थीटा is equal to mv square over r divided by mg। यहां से n कैंसिल, sin थीटा ओवर cos थीटा tan थीटा is equal to mv कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा v square over rg। अब यहां पर हमने अगर फाइंड करनी हो कि गाड़ी की वेलोसिटी क्या है तो v फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर यहां पर हमें फाइंड करना हो कि एंगल क्या बन रहा है ये वाला, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर ओवर rg। ये हमारे पास क्या बनेगा? थीटा बनेगा। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 3 का। इक्वेशन 3 हमें किस बारे में इंफॉर्मेशन देती है? इक्वेशन 3 इस बारे में इंफॉर्मेशन देती है कि शुरू में हमने ये कहा था कि अगर कोई गाड़ी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो हमें कोई जरूरत नहीं है कि वहां पर रोड को बेंड कर दिया जाए, कि अगर रोड बिल्कुल स्ट्रेट है तो वहां पर बेंडिंग की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें गाड़ी की वेलोसिटी कम करने की जरूरत नहीं पड़ी वहां पर। लेकिन जब अक्सर हमने ये देखा है कि रोड जो है ऐसा टर्न, वहां पर टर्न हो, किसी सड़क के ऊपर टर्न हो, तो वहां पर गाड़ी की वेलोसिटी को रिड्यूस किया जाता है। किस वजह से रिड्यूस किया जाता है? कि अगर गाड़ी की वेलोसिटी को रिड्यूस ना करें तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से बहुत ज्यादा होगी। जब फ्रिक्शनल फोर्स से बहुत ज्यादा होगी तो गाड़ी उस टर्न से बाहर की तरफ जाने की कोशिश कर सकती है। इस चीज को ओवरकम करने के लिए फिर ये कहा था कि रोड की एक साइड को, फॉर एग्जांपल कि ऐसे गाड़ी मूव कर रही है तो ये जो बाहर वाला एज होगा, किनारा जो है, तो उस एज को हाइट दी जाती है, थोड़ी सी उसको हाइट दी जाती है। जब उसे हाइट दी जाती है तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि हमने ये देखना है कि वहां पर कितनी एज दी जाए, वहां पर ये जो एंगल है ये कितना बनाया जाए, हाइट कितनी दी जाए, मतलब ये है कि ये थीटा जो है कितना बनाया जाए, कितना थीटा हो, तो उसको हम ऐसे फाइंड करेंगे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स v स्क्वायर r ओवर g। तो यहां पर दो चीजें हैं, g तो कांस्टेंट है, इसकी फिक्स्ड वैल्यू है, लेकिन r पहले हम ये देखेंगे कि वो सर्कल कितना, इतना सा कर्व इतना सा होगा, लेकिन हम वहां से ये देखेंगे सर्कल कितना है, कितना सर्कल, उससे हम रेडियस फाइंड करेंगे। रेडियस का हमें पता हो कितनी वेलोसिटी के साथ गाड़ी मूव करेगी, तो वहां पर फिर हम उस लिहाज से एंगल ऑफ बैंकिंग ये बना सकते हैं। तो एंगल ऑफ बैंकिंग को अगर हम डिफाइन करें तो उसके लिए हमें बेड कर्व का पता होना चाहिए। तो
और ये एंगल जो होगा तो इस एंगल को एंगल ऑफ बेंडिंग का नाम दिया जाता है। इस वजह से क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द व्हीकल्स, बिटवीन द टायर्स ऑफ अ व्हीकल एंड द सरफेस ऑफ अ रोड इज नॉट टू इनफ, तो ये ज्यादा नहीं होती। तो इसको ओवरकम करने के लिए वहां पर हम रोड को क्या कर देते हैं, बेंड कर देते हैं। तीन चीजें हैं स्टूडेंट्स अपने माइंड में रख लीजिएगा। फर्स्ट वन हम ये केस लेंगे कि अगर हमारे पास जो है फ्रिक्शनलेस केस हो। सेकंड ये है कि मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ अगर मूव करें, और थर्ड ये है कि मिनिमम वेलोसिटी के साथ गाड़ी मूव करे। किसके ऊपर, बेंड करके के ऊपर। मैं ये कहता हूं कि यहाँ पर ऐसे गाड़ी आ रही है और ये यहाँ से गाड़ी मूव कर रही है फॉरवर्ड, लेकिन ये बैक है। अब मैं ये कहता हूँ कि गाड़ी के आगे जो पाथ है यहाँ पर ये रोड है, ये स्लिपरी है, यहाँ पर कोई लुब्रिकेंट पड़ा हुआ, ऑयल पड़ा हुआ है, तो फिर क्या रोड तो बैंक है, तो क्या गाड़ी स्लिप करेगी या नहीं? तो फिर यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज है। ये याद रखें कि अगर फर्स्ट ये वाला केस है, ऐसे यहाँ से गाड़ी मूव कर रही है, यहाँ पर गाड़ी आ रही है, इससे आगे वाली जो जगह है वो स्लिपरी है, तो फिर गाड़ी जो है ये डाउनवर्ड्स में जाने की कोशिश कर सकती है या इधर। लेकिन हम ये कहते हैं कि गाड़ी बहुत ज्यादा वेलोसिटी के साथ अगर मूव कर रही है, गाड़ी की वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, तो फिर चांसेस हैं किस चीज के कि यहाँ पर ये गाड़ी आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करे। और गाड़ी की अगर वेलोसिटी बहुत कम है, तो गाड़ी की जब वेलोसिटी कम होगी तो ये डाउनवर्ड्स ऐसे अंदर जो कर्व लिया है कम से अंदर की तरफ आने की कोशिश करेगी। तो फिर इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो वेलोसिटी होगी इसकी कोई सर्टेन रेंज होगी, तो सर्टेन रेंज होगी तो उतनी वेलोसिटी हो और रेडियस और जी, उससे हम थीटा फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना काफी है।